गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है रशिया के ऑयल फील्ड्स के ऊपर और उससे बड़ी तबाही मचा दी है तुआप्से पोर्ट पर। ये साउथ के अंदर है, ये पूरा का पूरा। अब ये काफ़ी दूर से देखा जा रहा है कि धुएं के गुबार और आग के गोले जो उठ रहे हैं। बहुत बड़ा अटैक है, खासतौर से पोर्ट के ऑयल टर्मिनल और रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रांस के अंदर एक बार फिर से जो पहले म्यूजियम एक चोरी हुई थी बड़ी, अब गोल्ड की चोरी हुई है, बड़े गोल्ड की चोरी हुई है साहब। और ब्लास्ट करके तोड़ा गया और उसमें से फिर सोना चुराया गया है। 7 लोग थे, 6 लोग पकड़े गए हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, किस किस्म की सिक्योरिटी है भाई वहाँ पर कि गोल्ड की रिफाइनरी के अंदर चोरी हो जाती है। गोल्ड शॉप से नहीं, गोल्ड की रिफाइनरी से। इसके बाद शेख हसीना, बांग्लादेश से खबर है कि उन्होंने अमेरिका को ब्लेम किया कि अमेरिका ने सारा का सारा दंगा फसाद करवाया उनकी सरकार को गिराने के लिए, और ये एक किस्म से टेररिस्ट घटना थी अमेरिका की ओर से। तो बड़ा शेख हसीना का अटैक आया है। अब इसराइल ने एक और खबर है कि गजा के बाद हिजबुल्ला के ऊपर फिर से अटैक करने की धमकी दी है, बड़ा अटैक करने की धमकी दी है। और साथ में नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियंस को बचाने के लिए ट्रंप एक्शन ले सकते हैं, बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और अपने वॉर डिपार्टमेंट को रेडी रहने का ऑर्डर दे दिया है। नाइजीरिया की करीब 24 करोड़ की आबादी है और सुनने में करीब करीब आधे लोग वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं और उनके ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। तो उनको लेके काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे हैं हमारे सो कॉल्ड ट्रंप साहब। तो इससे पहले कि हम पहली खबर पे आएँ, आप सबका वेलकम है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल, और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। पहली खबर पे आते हैं। यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है तुआप्से पोर्ट। जी हाँ, तुआप्से पोर्ट। वहाँ पे ऑयल टर्मिनल है, रिफाइनरी है, उस पर ड्रोन का हमला होता है। बड़ा हमला है साहब। और इस बड़े हमले के अंदर धू धू करके जलता हुआ पूरा पोर्ट आग की लपटों के अंदर। हालात ऐसे कि जैसे इमरजेंसी वाले होते हैं, बता नहीं सकते। और ब्लैक सी पर रशिया के तुआप्से पोर्ट को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि पोर्ट के एक पूरे हिस्से में आग लगी है, जल के राख हो गया है। रशिया का जो ऑयल टर्मिनल्स है वो भी जलकर राख हो गया है। और हालांकि रशिया ने दावा किया कि 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट किया, लेकिन जितने भी ड्रोन वहाँ गिरे उन्होंने जो तबाही मचाई है वो तबाही बहुत बड़ी है। और तुआप्से पोर्ट पर जो ऑयल टर्मिनल पर जो भीषण आग लगी उससे कई जहाज भी जलकर राख हो गए वहाँ पर। और तुआप्से में बेसिकली जो हो रहा है वो जो रशिया के जो अटैक हैं, ख़ासतौर से एनर्जी फील्ड के ऊपर, बिजली घरों के ऊपर जो है, ये उसका एक जवाब है। इससे ये भी पता लग रहा है कि यूक्रेन का ये जो तेज़ी से अभियान हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो जो पोर्ट है, पोर्ट के एक बड़े हिस्से को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, बुनियादी ढांचे को भी वहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी भी है, यहाँ पर ऑयल डिपोज भी हैं, स्टोरेज सेंटर्स भी हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली ये जो सब चल रहा है कब तक चलेगा। लेकिन दोनों के बीच में जो वॉर है ये और ज़्यादा डेंजरस भी होती जा रही है, इससे ज़्यादा क्या कहें। तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के एनर्जी फील्ड्स के ऊपर अब बड़े अटैक कर रहे हैं। क्या कहा जाए साहब। एक फ्रांस से बुरी खबर है कि अभी लुवरे जो एक म्यूज़ियम थी जिसमें करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हो गई थी, और अभी वहाँ पर लियोन शहर के पास चोरों ने धमाका करके गोल्ड रिफाइनरी से 12 मिलियन यूरो का सोना लूट लिया। 12 मिलियन, ये तो करीब करीब 125 करोड़ रुपए का सोना होता है, 120-125 करोड़। और ये भी एक फिल्मी चोरी की तरह हुआ है साहब, कमाल है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि फ्रांस की पुलिस क्या करती है। म्यूजियम में चोरी होती है, रिफाइनरी में चोरी होती है, 122 करोड़ का सोना लूट लिया जाता है।
तो वहां पर सिक्योरिटी कहाँ पर है भाई? बड़ी हैरानी की बात है। और यह फिर से एक बार हॉलीवुड स्टाइल चोरी की वारदात ने फ्रांस को हैरान भी कर दिया, दहला दिया साहब। लुवरे म्यूजियम में तो जो कीमती गहनों की चोरी हुई थी वो फिर रिकवर भी हो गए। अब एक गोल्ड रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, धमाके से दीवार तोड़ी और 12 मिलियन यूरो यानी कि इंडियन करेंसी में 122 करोड़ का सोना लूट के भाग गए। पुलिस ने पीछा किया और अल्टीमेटली 6 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, एक और व्यक्ति इसको गिरफ्तार करना बाकी है। और चोरी का जो माल था, 122 करोड़ का जो सोना था, वो भी बरामद कर लिया। तो कम से कम एक अच्छी बात है कि कुछ बरामदगी हो गई। लेकिन ये जो दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, इसने फ्रांस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको फिक्रमंद कर दिया है कि भाई हो क्या रहा है। तो चोर इतने बिंदास होके प्रोफेशनल तरीके से चोरी कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर सब कुछ करके भाग जाते हैं। अब ये लियोन शहर के पास एक प्रेशियस मेटल्स रिफाइनरी है, वहां पर चोरी होती है। पहले एक एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है, दीवार उड़ा दी, अंदर चले गए और वहां पर अब क्या 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 उन्होंने किया, भगवान जाने क्या किया। लेकिन फिर वो ब्रीफ केस के अंदर सोना भरा उन्होंने सारे, और फिर एक दोबारा से एक बड़ा धमाका होता है, पूरा इलाका हिल जाता है। उसमें जो कंपनी के जो वर्कर्स थे वो भी घायल होते हैं और ये भाग जाते हैं उसको लेके भाई। लेकिन उसके बाद पुलिस जो है फिर नाकेबंदी करती है और जो वैन थी इनकी उसके पीछा करती है, फिर पकड़ लिया उनको और 6 आरोपियों गिरफ्तार किया, इसमें एक महिला भी है। चोरों के पास से असॉल्ट राइफल्स और एक्सप्लोजिव भी मिले हैं और जो लूट का जो गोल्ड था वो भी रिकवर हो गया। अब कमाल की बात है साहब, अभी 19 अक्टूबर को ही लुवरे जो म्यूजियम था वहाँ पर क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए गए थे। साहब कमाल की बात है साहब। और वहाँ तो जूस चुराए गए थे, यहाँ तो पूरे के पूरी रिफाइनरी से गोल्ड बिस्कुट उठा के चोरी हो गई साहब। फ्रांस की पुलिस के बारे में साहब क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। अब इसके बाद आते हैं अगली खबर पे कि शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी और अमेरिका के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर ये टेररिस्ट हमला करवाया गया बांग्लादेश के अंदर, उनसे सत्ता से हटाने के लिए स्टूडेंट का आंदोलन करवाया गया और मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका के कहने पर साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया। ये पहली बार हुआ है कि शेख हसीना ने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर और यूनुस के साथ साजिश रची पूरी की पूरी, और ये पाकिस्तान की ओर से अंजाम दिया गया एक आतंकी हमला था। उनका कहना है कि ये सारी जो घटनाएं घटी हैं पिछले साल जुलाई अगस्त में, ये फॉरेन की एक साजिश थी, मकसद उनको सत्ता से हटाना था। तो इसे क्रांति कहना बिल्कुल बेकार है। ये बांग्लादेश पर एक टेररिस्ट अटैक था जिसे अमेरिका ने प्लान करके पाकिस्तान से अंजाम दिलवाया और छात्रों को, स्टूडेंट्स को रेबल्स के तौर पर पेश किया। जिन हत्याओं का दोष मेरी सरकार पर डाला गया, वो हत्याएं हमारी पुलिस ने नहीं बल्कि टेररिस्ट ने की थी ताकि जनता को मेरे खिलाफ भड़काया जा सके। साथ में मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो अमेरिकी लोगों के इशारे पर नाच रहे थे और चूंकि वो अमेरिका बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहता था जो उसको नहीं मिला, हमने मना किया, तो फिर अमेरिका की सरकार ने मुझे यहाँ से हटा दिया। और हसीना ने यह भी कहा कि तुम जानते हो इन सब के पीछे असली आदमी कौन है, और वो यूनुस है। अमेरिका मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे, अगर मैं मान जाती तो मुझे सत्ता से नहीं हटाते, लेकिन मैंने अपने मुल्क को बेचने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटली फिर ये साजिश रची गई, ख़ास तौर से अमेरिका ने यूनुस के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिलकर, और मेरी सरकार को यहाँ से निकाल दिया। अब उसके बाद अब अवामी लीग को भी बैन कर दिया गया है और शेख हसीना अब भारत में है और उनके जो कई संगी साथी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि वो फिलहाल बांग्लादेश में अब इलेक्शन के बाद क्या होता है पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जो बीएनपी की जो पार्टी है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो शायद ये इलेक्शन जीत जाए, ऐसा लग रहा है।
गज़ा के अंदर अटैक बंद हुए इजराइल से खबर है, तो अब इजराइल की नज़र लेबनान पे वापस आ गई है और अब शायद वो दोबारा से हिजबुल्लाह के ऊपर हमले स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फिर वही पुरानी एक वार्निंग, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दिया कि अगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले तो साउथ लेबनान के अंदर तेज़ हमले किए जाएंगे। अब अभी जो इससे पहले भी इजरायली हमले में 4 लोगों की वहाँ पर लेबनान में, साउथ लेबनान में मौत हुई है। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है और हम उनको वार्निंग देते हैं कि हथियार डाल दो, अदरवाइज फेस करो। इससे पहले अभी सैटरडे की नाइट को इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें वहाँ पे कोई व्हीकल था, उसको निशाना बनाया और सुना है कि 4 लोग जो मारे गए वो हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे। अब मुसीबत ये है कि 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक समझौता हो गया था और गज़ा पट्टी में चलता रहा मसला, लेकिन यहाँ पर जो था हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक बंद हो गए थे। लेकिन इजराइल सीज़ फायर के बाद भी लेबनान में हमले करता रहा है और वो यही मॉडल जो गाज़ा में लागू किया गया उसको वो हिजबुल्लाह के एरिया में जो साउथ लेबनान में है वहाँ भी उसको लागू करना चाहता है। तो मुझे लगता है अब चूँकि गज़ा के अंदर हमले थोड़े बंद हुए हैं, थोड़ा पार्टली कम हुए, बल्कि पूरे तो बंद नहीं हुए, 100 से ऊपर आदमी मारे जा चुके हैं वहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर फिर से वो इजराइल जो है हमले शुरू कर दे। एक आखिरी खबर पे आते हैं कि ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को बचाने के लिए नाइजीरिया पे अमेरिका हमला कर सकता है, एक मिलिट्री एक्शन ले सकता है। करीब 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, 24 करोड़ की पॉपुलेशन में आधे वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें मुस्लिम और ईसाई करीब करीब बराबर संख्या के अंदर है। लेकिन वहाँ पर बोको हरम जैसे जो एक फैनेटिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक संगठन हैं, वो लोगों को मार रहे हैं और वो ईसाइयों को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं। लेकिन ईसाइयों पर हमलों को लेके ट्रम्प साहब बड़े फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वहाँ के क्रिश्चियंस के ऊपर ये हमले बोको हरम और बाकी नाइजीरिया के अंदर नहीं रुकते हैं तो फिर नाइजीरिया सरकार को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा तो अमेरिका सख्त कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा। ट्रंप ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है पेंटागन को कि नाइजीरिया में एक प्रोबेबल मिलिट्री एक्शन का प्लान बना लो और नाइजीरिया को देने वाली सभी किस्म की जो हेल्प है उसको रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये भी कहा कि नाइजीरिया सरकार क्रिश्चियंस की किलिंग की अगर अनुमति देना जारी रखती है तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली मदद रोक देगा और साथ में नाइजीरिया में जाके जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनका पूरा सफाया करेंगे जो ईसाइयों के ऊपर बड़े अत्याचार कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर बड़े अत्याचार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मैंने नाइजीरिया के प्रशासन को आगाह किया है कि अगर हम हमला करेंगे तो तेज होगा, तीखा होगा और अगर टेररिस्ट हमारे प्यारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर हमला करेंगे तो हम भी उन पर जवाबी हमला करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहले ये भी कहा था कि नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी खतरे में है क्योंकि हज़ारों क्रिश्चियंस जो हैं उनका रोज़ कत्लेआम हो रहा है और अमेरिका उनके कत्लेआम को होते देखकर चुप नहीं बैठ सकता है और दुनिया भर में जो बड़ी एक क्रिश्चियन आबादी है उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो नाइजीरिया जो है वो एक्चुअली किसी भी धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ावा तो नहीं देता है, सबको सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन 22 करोड़ की आबादी में मुसलमान और क्रिश्चियन करीब करीब बराबर की वहाँ संख्या में है। लेकिन वहाँ पर मैंने कहा बोको हरम जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं बेसिकली और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि वो तो इस्लाम के भी खिलाफ है देखा जाए तो। बोको हरम जैसे लोग तो इस्लाम के नाम पर भी एक धब्बा है जो नहीं होना चाहिए था, पर है जो भी है, जैसा भी है। तो मुस्लिम और ईसाइयों पर दोनों भी जो हमले हो रहे हैं उसको लेके इवन नाइजीरिया में भी गुस्सा है और अमेरिका के अंदर भी काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं।
किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मिलते हैं अगले अंक में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। गुड नाइट।